गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला सॉल्व करेंगे और जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स प्रश्नों के साथ साथ कुछ हिंदी में, जिसके आसान शब्दों में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उसे आप याद कर लें। ओके, बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपुल डू। ओके, बुरा वक्त हमेशा नहीं रह सकता है, लेकिन अगर टफ पीपुल लोग हैं तो उस बुरे वक्त को भी खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे उसे। तो आप उनमें से हैं, तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, की बायोडायवर्सिटी एरिया से पूछा जा रहा है। की बायोडायवर्सिटी एरियाज, दीज आर द साइट्स contributing significantly to the global persistent of biodiversity. Key biodiversity areas are designated as a India's protected under the Wildlife Protection Act 1972। क्या इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डेजिग्नेटेड किया गया है? और ये जो की बायोडाइवर्सिटी एरियाज की बात कर रहे हैं कि एज ए इम्पोर्टेंट टूल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, जो एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट है उसको प्राप्त करने में क्या ये हमें उस ओर ले जा सकता है? मतलब ये जो की बायोडाइवर्सिटी एरियाज का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट है उस पर पहुंच जाएंगे। विच आर द करेक्ट इन गिवन ऑप्शन? देखिए, अगर आपको दूसरा आंसर जानना ही नहीं है तो आप दूसरा में चांस ले सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए। चलिए चांस लेते हैं हम लोग। यस, एक और तीन ही सही है। की बायोडाइवर्सिटी एरिया या एरियाज आर नेशनली आइडेंटिफाइड साइट्स contributing significantly to the global persistence of biodiversity in terrestrial, freshwater, marine ecosystem. Identification of key biodiversity areas is an important approach to address the biodiversity conservation, मतलब जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से प्रयास है। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड एरियाज, इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड एरियाज में 2016 IUCN पब्लिश्ड अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो 2016 में IUCN के द्वारा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जारी किया था कि बायोडाइवर्सिटी एरिया क्या है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया होंगे, अंडर विच एन एरिया कैन बी क्वांटिटेटिवली assessed for inclusion as a key biodiversity areas, with the threshold being applicable and comparable across taxonomic group। तो ध्यान रखिए, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, जो की बायोडाइवर्सिटीज एरियाज आइडेंटिफिकेशन शुड बिल्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क which includes number 1 important bird and biodiversity area, important plant areas, important sites for freshwater biodiversity, alliance for zero extinction sites. Key biodiversity area can be used to support the strategic expansion of protected areas networks by the government, by the civil servant, by the civil society, working towards the HE biodiversity target that is stabilized by the Convention on the Biological Diversity। पूछा जा सकता है कि जो HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट है वो कब स्टेब्लिश किया गया था, किस एक्ट के द्वारा या किस के द्वारा? तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक कन्वेंशन है जिसके द्वारा HE टारगेट्स को निर्धारित किया गया था। IUCN identified 531 की बायोडाइवर्सिटीज एरियाज इन इंडिया, 531 के आसपास, बट दीज हैव नो लीगल बेसिस। लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, इसको कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स टर्म
आप कभी कभी सुनते होंगे लिविंग फॉसिल्स। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स आर स्पीसीज विच ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो अब लुप्त होने की कगार में है, और ओनली लेस देन 50 इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीसीज आर लेफ्ट, बस 50 स्पीसीज बचे हुए हैं। ऐसा क्या? हॉर्सो क्रैब एंड गिंगो, या जिंको जिंगो जिंगो ट्रीज, हॉर्स क्रैब कैब आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स। देयर आर नो लिविंग फॉसिल्स फाउंड इन इंडिया। अरे बाप, ये ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं आप? इतना बड़ा संसार है भारत का, और उसमें कोई लिविंग फॉसिल्स नहीं है। चलिए तीसरा में ही चांस ले लीजिए। तो इसका सही जवाब बी है, केवल और केवल दो सही है। द टर्म लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिमेन्ड रहे रिलेटिवली अनचेंज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब जैसा का तैसा हजारों लाखों साल तक, या फिर दैट हैज नो या वेरी फ्यू या फिर क्लोज सर्वाइविंग रिलेटिव्स, जिसके क्लोज सर्वाइविलिटी ना के बराबर, ना के बराबर, बहुत ही कम। इट वॉज ओरिजिनली यूज बाय चार्ल्स डार्विन to describe ancient species like the ginkgo trees, horseshoe crab that appeared little change over millions of years, मतलब समझ लीजिए इसमें बदलाव होता ही नहीं है लगभग, ना के बराबर, और इसका कोई और भी क्लोज रिलेटिव्स नहीं है। कोयल क्लैन या कोयल कांथ, हॉर्सो क्रैब, गिंगो ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स। गिंग जिंक जिंक गो tree known for the 3 इंच वाइड, इतना जानना नहीं, आप बस आप समझ लीजिए इस प्रकार है। और ये जो मिलता है ना, ये कश्मीर में मिलता है, कैन बी फाउंड इन कश्मीर, गिलगित, ईरान, अफगानिस्तान, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीसीज ऑफ द ट्री दैट इज एग्जिस्टेंस इन टुडे, आज भी एग्जिस्ट है। दूसरा है कोयल 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 कांथ, इज फाउंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन। हॉर्स ऑफ क्रैब उड़ीसा में है, द लार्जेस्ट हैबिटेट है हॉर्सो क्रैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है। कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व दे आर, यानी कंजर्वेशन रिजर्व आर द आउटकम ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। क्या ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का परिणाम है? इट एक्ट, आई मीन फॉरेस्ट राइट एक्ट एज अ बफर जोन, conservation reserve act as a buffer zone between established national park and wildlife sanctuary. Mohammed Koya Conservation Reserve is the world first sea cucumber conservation area. That's very important. दुनिया का पहला ककम्बर कंजर्वेशन एरिया है भारत में, नहीं बल्कि पूरे दुनिया में। कंजर्वेशन रिजर्व, चलिए सबसे पहली बात तो ये कंजर्वेशन रिजर्व का जो टाइटल दिया गया है, ये पहला स्टेटमेंट से आप चांस ले लीजिए, 2 और 3 सही है, बाकी पहला वाला स्टेटमेंट गलत था। देखिए कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर टर्म डिनोटिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ अ कंट्री विच टिपिकली एक्ट एज अ बफर जोन। चाहे कम्युनिटी रिजर्व हो या कंजर्वेशन रिजर्व हो, ये वास्तव में एक बफर जोन के रूप में काम करते हैं, एंड कनेक्टर्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में ये भूमिका निभाते हैं। ये डेजर्ट कनेक्टर कहिए, द माइग्रेशन कॉरिडोर कहिए, बिटवीन एस्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उनके चारों तरफ एक घेरा होता है जिसको कंजर्वेशन रिजर्व कर सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व कर सकते हैं, और ये बफर जोन्स के रूप में काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर है ये तो। सच एरिया आर डेजिग्नेटेड एज ए कंजर्वेशन एरिया if
They are uninhabited and completely owned by the government of India, but used for subsistence by the communities areas if a part of the land are privately owned. मतलब इसमें कोई रहता नहीं है, इसके आसपास बहुत से मतलब छोटे छोटे लोग रहते हैं। हालांकि इसको भारत सरकार कंट्रोल करती है, कंजर्वेशन एरियाज को। और रही बात कम्युनिटीज एरिया से, तो उसमें कुछ प्राइवेटली जमीन होता है। दिस प्रोटेक्टेड एरियाज आर कैटेगराइज्ड। अब सोचिएगा कि जो कंजर्वेशन एरियाज हो या कम्युनिटीज एरिया हो, उसको किस के एक्ट के तहत कैटेगराइज किया गया है। तो ये कैटेगराइज किया गया पहली बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। और ये अमेंडमेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972, चूंकि 1972 के बाद उसको 2002 में अमेंड किया गया है। These categories were added because of reduced protection in and around existing or proposed protected areas due to private ownership of land and land use. अब आपको ये जानकारी हो कि त्रिवेंद्र कंजर्वेशन एरियाज डिक्लेयर्ड 14 फरवरी 2005, द फर्स्ट कंजर्वेशन एरियाज टू बी एस्टेब्लिश इन द कंट्री। 2005 में इसको घोषित किया गया था। डॉक्टर के मोहम्मद कोया सी ककम्बर कंजर्वेशन रिजर्व इज द फर्स्ट सी ककम्बर कंजर्वेशन इन आवर वर्ल्ड। दुनिया में डॉक्टर के कोया सी ककम्बर कंजर्वेशन जो है, वो पहला सी ककम्बर कंजर्वेशन एरिया है वर्ल्ड में। लेकिन अगर पूछा जाए कि कंजर्वेशन एरिया का डिक्लेरेशन पहला कब हुआ, तो 2005 में हुआ था। उसका नाम था विदाई मारादूर तिरुविदाई मारादूर कंजर्वेशन रिजर्व, वो पहला था भारत में। ठीक है। लेकिन अगर सी ककम्बर है तो वो दुनिया में पहला है। और ये कहाँ पर है पूछा जा सकता है, तो ये है आपका लक्षद्वीप में। ये जो कोया ककम्बर कंजर्वेशन है वो लक्षद्वीप में है, और ये 2020 में बनाया गया है। इन इंडिया सी ककम्बर इज प्रोटेक्टेड under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1922, according to which cucumbers cannot be transported for commercial use. In 2002, Environmental Ministry of India banned the commercial harvesting of sea cucumber. 2000 में सी ककम्बर की खेती पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, कमर्शियल रूप से प्रतिबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मिशन on use of biomass? National mission on use of biomass, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं या क्या क्या मतलब कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स of thermal power generation, to help in energy transition across the country with the aim of establishing clean energy sources, to transform biodiversity science, to transform the biodiversity science by linking it to the people's economic prosperity, to promote the better economic techniques for better soil conservation. So, which are the correct about national mission on use biomass? तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी गलत दिया हुआ है। Ministry of Power decided to set up national mission on use of biomass in coal-based power plant. This initiative is taken to address the issue of air pollution due to farm stubble burning, to reduce the carbon footprints of thermal power generation. The objective of the national mission on use of biomass will be to increase the level of co-firing from present 5% to higher levels of
longer share of carbon neutral power generation from the thermal power plants to take up R&D activity in boiler design to handle the higher amount of silica alkali in the biomass pellets to facilitate overcoming the constraint in supply chain of the biomass pellets and agro residues and it transport up to the power plants to consider regulatory use in biomass co-firing. तो ये जो प्रपोज है नेशनल मिशन का वो मिनिमम से मिनिमम 5 साल का लिए होगा. National Mission on Biomass will be contributed in the National Clean Air Program. Consider the following statements. Wildlife sanctuary provide protection to the entire ecosystem, that is flora, fauna, landscape, while national parks are reserved exclusively for wildlife uses, especially those in danger of extinction and are rare ones. National parks are given a greater degree of protection than the wildlife sanctuary. Yeah, of course. All are correct. No, absolutely. Only and only three is correct. Wildlife Protection Act 1972 provides the establishment of the protected area in India. Protected areas में क्या क्या आता है? There are different kinds of protected areas which are managed with the different objective or the larger motive of conservation. बात करते हैं नेशनल पार्क की. नेशनल पार्क प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटायर इकोसिस्टम. ध्यान रहे नेशनल पार्क का उद्देश्य होता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम को बचना. दैट इज फ्लोरा फ्यूना लैंडस्केप ऑफ दैट रीजन. द नेशनल पार्क्स डोंट only conserve and do not and not conserve only wildlife but also provide a diversion of environmental and landscape heritage in such a manner that does not harm it in order to provide the enjoyment of the future generation. National parks are given a greater degree of protection with the human activity greatly restricted. Human activity restricted mode में होता है पूरा. Only a certain areas can be visited. केवल कुछ ही एरिया विजिटेड किया जा सकता है. Only activities permitted by chief wildlife warden of the state are allowed in the park. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कि नाम से स्पष्ट है वाइल्ड लाइफ. द प्लेस इज रिजर्व फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड लाइफ which includes animals, reptiles, insect, bird, wild animals, especially those in danger of extinction, rare ones. So they can live in the peace for wild for a lifetime and keep their population viable. Restrictions are less and open to visitors by the public. Wildlife is the main natural heritage worldwide. Continuous industrialization, deforestation have posed a threat to extinction of wildlife. Wildlife sanctuary refer to an area that provides protection and living condition that is favorable to the wildlife animals. India has 553 wildlife sanctuary. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में. भारत नेट प्रोजेक्ट. द भारत नेट प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव the project to provide a high speed broadband connectivity to the whole statutory town of India. Dark fibers of public sector undertaking are being utilized in this project. It is entirely funded by the Universal Service Obligation Fund. क्या इसको पूरा का पूरा फंड किया जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा? पहला स्टेटमेंट ही तो अब ऐसे काट दीजिए. देखिए भारत नेट एक फ्लैगशिप मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है.
उद्देश्य स्पष्ट है। इंडिया का जो हाउस होल्ड्स है, all households, specifically rural households, through demand affordable high-speed internet connectivity to fulfill the objective of Digital India program in the partnership with the states and the private sector. It intends to cover 2.5 lakh gram panchayat for the provisions of e-governance, e-healthcare, e-commerce, e-education, and public interest access services. Dark fiber is the extra optical fiber laid by the companies in order to avoid cost repetition while more brand bandwidth is needed. This unused infrastructure of BharatNet Broadband Network Limited is used by the companies under the BharatNet project to expand their presence in the rural India and offer 4G as well as other long-term evolution LTE mobile telephonic services. The entire project is being funded by Universal Service Obligation Fund, which was set up for improving telecom service in rural and remote areas of the country. Which are the correct statement given? पढ़िए पहले CDEC. CDEC is the nodal agency to deal with the cyber security threats in India. CERT-IN is the primary agency undertaking building of multiple generation of supercomputer. चलिए इसको फ्लिप कर दिया गया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया. Center for Development of Advanced Computing, that means CDEC, is the primary R&D organization. ये जो CDEC है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य R&D इन IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर करना है. इस बात को ध्यान में रखते हुए से इसका सीडेक की स्थापना 1988 में की जाती है, ताकि itself was to build a supercomputer in the context of denial of import of supercomputer by USA. जब सुपर कंप्यूटर यूएसए ने मना कर दिया देने से, तो क्या सीडेक का कर्तव्य बन गया कि भारत में सुपर कंप्यूटर स्वदेशी वाला बनाया जाए. Since CDEC has been undertaking building of multiple generation of supercomputer, तो स्टार्टिंग था परम 1988. परम पहला बनाया गया था 1988 में. द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN इट्स नोडल एजेंसी जो कि डील करता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जैसे कि हैकिंग, फिशिंग. इट स्ट्रेंथन सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ द इंडियन इंटरनेट डोमेन. CERT-IN की स्थापना की गई थी 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत. इट लाइसेंस with the Office of National Cyber Security Coordinator, National Security Council, and National Information Board in terms of nation's cyber security threats. With the reference to the cyber security term, what is black hat? Black hat क्या है साइबर सिक्योरिटी के टर्म में? It's a audio and video clip. No, it's a hacker that's break into the network to steal the information that will be used to harm the owner or the users without consent. When we speaking cyber security, the difference in hacker hats refers to the intention of the hacker. For example, black hat. Hackers that break into the network to steal information that will be used to harm the owners or the users without consent is entirely illegal. Black hat. जबरदस्ती घुस जाएगा हमारे नेटवर्क में और कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा, ताकि बिना मतलब यूज़ का, बिना पूछे हमसे अब मेरा कुछ ऐसी गतिविधियों का इस्तेमाल करेगा जो इलीगल है. एक होता है वाइट हैट.
breach of the networks to gain sensitive information with owners consent। लेकिन ध्यान रहे, व्हाइट हैट में क्या होता है, आपके संवेदनशील नेटवर्क में पहले तो प्रवेश करेगा या तो उसको तोड़ देगा और इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन वो आपके कांस्टेंट मतलब कंसेंट के आधार पे करेगा, आपसे पूछेगा। हालांकि ये कंप्लीटली लीगल है, व्हाइट हैट इज कंप्लीटली लीगल, क्योंकि ये नेटवर्क को ब्रीच करके किया गया है ताकि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे निकाला जा सके। और दिस मेथड इज यूजली एम्प्लॉयड टू टेस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी। जैसे कोई आपको जियो कंपनी फ़ोन करती है, कुछ आपसे जानकारी इकट्ठा करती है, तो वो आपके नेटवर्क में तो ब्रीच तो कर ही रही है, लेकिन वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ओनर के कॉन्सेंट उन्हें उसके कर सकते हैं, उसके पूछने के बाद ही प्राप्त करती है या करता है। एक होता है डीप फेक, इसे ऑडियो और वीडियो क्लिप दैट हैज बीन एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड टू सीम रियल और बिलीवेबल। डीप फेक मतलब समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ऑडियो और वीडियो क्लिप होगा ना, जिसको इतना बेहतरीन ढंग से एडिटेड किया गया है, मैनिपुलेटेड किया गया है कि लगेगा वो रियल है, एक्चुअली वो रियल नहीं है। और इसकी मदद से कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील भाषण, संवेदनशील मुद्दाएं देश में, मतलब साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो भावनाएं हैं, या फिर सरकार के प्रति या फिर किसी समाज विशेष के प्रति कुछ मतलब विकृत आइडिया डेवलप किया जा सकता है। और बहुत ही खतरनाक है ये डीप फेक। इसके मदद से आपके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो चुराए जा सकते हैं, आपसे जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है, मतलब आपसे जानकारी मांग के या फिर आपका विश्वास जीत के आपको धोखा दिया जा सकता है। इस तरह के काम डीप फेक के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो सावधान रहिएगा। एक होता है क्लिक जैकिंग, a hacking attack that tricks victim into clicking on an unintended link or button, usually disguised as a harmful element। मतलब आपको एक मैसेज, एक कुछ भी मतलब एक आपको भेजा जाएगा, कोई लिंक दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप फंस जाइएगा, आप हैक हो जाइएगा। और एक होता है रूट किट, malware that allow cyber criminals to remotely control your computer। अगर आपका कंप्यूटर कोई और कंट्रोल कर ले रहा है तो समझ लीजिए आपके मालवेयर के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर कंट्रोल कर लिया गया है, उसको बोलते हैं रूट किट। और ये आप बहुत से फिल्मों में आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल आराम से किया जाता है, किसी जैसे धूम में देख लीजिए, या फिर आप क्या कौन फिल्म आपने देखा था, बताइए जरा सा। वेल, हैप्पी न्यू ईयर जो शाहरुख खान की मूवी थी, जिसमें एक लड़का को रूट किट के माध्यम से वो किस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम को हैक कर लेता है और उसके बाद अपने गतिविधियों को अंजाम देता है, तो वो रूट किट का इस्तेमाल करता है। विद द रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गरुड़ा क्या है? गरुड़ा, गरुड़ा से ग्रीड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव या फिर एफ है, बताइए गरुड़ा इसमें क्या है? गरुड़ा तो इसमें इंडियाज का ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है। गरुड़ा का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, इज इंडियाज ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव कनेक्टिंग 17 cities across the country। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has funded the Center for Development of Advanced Computing CDEC को भारी पैसा दिया गया है to deploy nationwide computational grid Garuda। Garuda will assist to accelerate India's drive to turn in its substantial research investment into a tangible economic benefits। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बेहतर करने के लिए गरुड़ा को असिस्ट किया गया है। अगला प्रश्न NGT के संबंध में पूछा जा रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में। चेयरपर्सन ऑफ NGT इज अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
The NGT will deals civil cases under the Wildlife Protection Act 1972. The order of the tribunal is executable as a decree of civil court. चलिए दूसरा स्टेटमेंट को काट दीजिए और एक और तीन सही है। देखिए एनजीटी की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को और उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका एक्ट का नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ऑब्जेक्टिव तो बहुत है लेकिन आप समझ लीजिए कि ओवरऑल इसको इसलिए बनाया गया है ताकि स्पेशलाइज कोर्ट बने फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, खास करके जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी मुद्दाएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, उसके हितों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके ताकि इन्वेस्टमेंट, ताकि एफडीआई, ताकि मतलब ओवरऑल देश की इकोनॉमिक हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, या फिर पर्यावरण से जुड़े हुए जो तालमेल होते हैं, खास करके विकास और पर्यावरण जो अक्सर आपस में फंस जाता है, उस मामलों को देखने के लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो या सीकिंग कंपनसेशन फॉर डैमेज कॉज बाय द पीपल, और सपोज किसी जंगल को उजाड़ा जा रहा है, कोई बांध बनाया जा रहा है, तो उसमें बहुत से लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाता है, तो उसकी संकट आते हैं तो वो लोग केस कर देते हैं, समुदाय विशेष या फिर पर्यावरणविद लोग जो डायरेक्ट केस चल जाते हैं, सरकार के खिलाफ केस हो जाता है, सरकार एक बहुत बड़ी मुकदमेबाजी में फंस जाती है, सरकार का बहुत सा मतलब एक तरह से रेवेन्यू लॉस हो जाता है। तो ऐसे मुद्दे को कितना आसानी से देखा जा सके ताकि दोनों के बीच तालमेल बनाया जा सके, ओवरऑल देखा जाता है एन ऑर्डर और डिसीजन या अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल इज एग्जीक्यूटेबल एज ए डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। मतलब सिविल कोर्ट की तरह इसका पावर है, इसको इसको न्यायिक पावर है, इसको कार्यकारी पावर है, इसको लेजिस्लेटिव पावर है। द चेयर पर्सन जो होता है इसका एनजीटी का एक रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, और आपको पता होगा इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा और भी इसके ब्रांचेज हैं। अदर जुडिशियल मेंबर्स जो इसके होते हैं वो रिटायर्ड जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स के होते हैं। एनजीटी हैज द पावर टू हियर द ऑल सिविल केसेस, जितने भी सिविल केसेस इसके पास आते हैं जो खास करके इन्वायरमेंटल इश्यूज से होना चाहिए, एंड क्वेश्चन दैट आर लिंक्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ एनजीटी एक्ट। हालांकि आपको याद रखना होगा कौन कौन से एक्ट के मतलब ये इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसमें दो छोड़ दीजिएगा, एक 1972 और 1927, ये दोनों एक्ट उसके तहत नहीं आता है। लेकिन क्या क्या आता है ये भी सुन लीजिए, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974 है, वाटर सेस एक्ट 1977 है, फॉरेस्ट एक्ट 1980 है, एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनी वायलेशन पर्टेनिंग ओनली टू दिस लॉज, जो ऊपर बताया गया लॉ है उसके, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कुछ इस ऊपर दिए गए जितने भी कानून, जितने भी मतलब लॉज बनाए गए हैं, जितने भी एक्ट है उसके तहत इसको मतलब डिसीजन देने का अधिकार है। लेकिन ध्यान दीजिए, रखिएगा एक बात, एनजीटी हैज नॉट बीन वेस्टेड विद द पावर्स टू हियर एनी मैटर्स। ऐसा कोई भी मैटर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से जुड़ा हुआ हो, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर यानी रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 2006 से जुड़ा हुआ हो, और भी जो इससे संबंधित जो लॉज हैं वो उसके मामले उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया है क्या? इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट रन्स नेशनल वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नॉन एज सफर इन सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना तो किसके तहत की गई ये पता नहीं लगा, लेकिन आपको दूसरा तो पता है, प्राइम मिनिस्टर के आदेश नहीं होते पहली बात। तो इसका सही जवाब है केवल और केवल डी, इसमें से कोई भी सही नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टेटरी बॉडी है, वैधानिक संगठन है
जिसका स्थापना 1974 के वाटर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया गया है। और ये जो बोर्ड है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड with the powers and the function under the एयर एक्ट का ही ये 1981 के तहत भी इसको पावर मिलता है कुछ। इट सर्व्स एज a field formation and also provides technical services to the Ministry of Environment and Forest under the provisions of Environment Protection Act 1986। हालांकि ये कुछ जानकारी, कुछ टेक्निकल सलाह मशवरा या सर्विस तो प्रदान करता ही है 1986 के तहत। It is the apex organization in country in the field of pollution control as a technical wing of Ministry of Forest and Environment and Forest and Climate Change का एक technical wing है ये। The board is led by its chairperson, appointed by the Appointment Committee of the Cabinet of the Government of India. Central Pollution Control Board runs national-wide program of ambient air quality monitoring known as National Air Quality Monitoring Program। द नेटवर्क कंसिस्ट 621 ऑपरेशन स्टेशन है, 262 सिटीज में कवर है, 29 स्टेट और 5 यूटी इसमें शामिल है। सफर का मतलब होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इज ए नेशनल वाइड इनिशिएटिव जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, ताकि एयर क्वालिटी जो खास करके जो बड़े बड़े नगर निगम और बड़े बड़े जो सिटीज़ है, महानगर निगम जिसको कह सकते हैं, उसके लिए बनाया गया था ताकि ओवरऑल पोल्यूशन लेवल को एक तरह से जांच आ जा सके। और ये जो सिस्टम इज इंडिजिनली डेवलप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ऑपरेशनलाइज बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल आईएमडी के द्वारा इसका ऑपरेट भी किया जाता है सफर को, और इसका पुणे के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर मॉनिटर्ड अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एनएएमपी के तहत। ये तो पूरे के पूरे आपको पता है पूरे भारत में कंट्रोल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर। देखिए ग्राउंड लेवल ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सब के सब स्टेटमेंट नहीं है, 1 3 5 है, केवल 1 3 और 5, इसमें मैथेन फेथन नहीं आता है। अपेक्स रेगुलेटरी एजेंसी ऑन पोल्यूशन इशू इन इंडिया, देश में तो समस्या ही है एयर पोल्यूशन का, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कोऑर्डिनेट करता है एयर क्वालिटी रिजीम थ्रू नेशन वाइड प्रोग्राम। उसका नाम रखा गया है NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके तहत देखिए क्या होता है, इसमें 342 पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है पूरे भारत में, और ये 4 पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट करता है, मॉनिटरिंग करता है। कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है जिसकी साइज जो है वो 10 ppm के आसपास होना चाहिए, ppm पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 10, ठीक है। इसको बस 4 चीज को मॉनिटर करता है। द मॉनिटरिंग ऑफ द मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, जैसे कि विंड स्पीड क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आर इंटीग्रेटेड विद द मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी। हवा की क्वालिटी के साथ साथ हवा की स्पीड, हवा की दिशा, वातावरण में नमी कितना है, टेम्परेचर क्या है, सबको मेंटेन किया जाता है इसके साथ। मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज कैरिड आउट 24 घंटा होता है, 24 घंटा। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल इन्वायरमेंटल एनर्जी या इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी नागपुर कैरिड आउट मॉनिटरिंग
The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change oversee the operation under the NCAP. Next question है कि import of which of the following item is are banned under the hazardous and other waste management transboundary movement rules 2016. Waste edible fats, solid plastic waste, second hand critical care medical equipments. जो हजारस वेस्ट के तहत जो बैन किया गया बेसल कौन सा नॉर्म्स है आपको याद रखना होगा, शायद बेसल नॉर्म्स ही है या बेसल कन्वेंशन बोलते हैं क्या उसको। लेट्स सी सबके सब इसमें नहीं भैया, एक और दो केवल। देखिए हजारस और अदर जो वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट 2000 रूल्स लाया गया था ताकि स्टेट गवर्नमेंट responsible for environmentally sound management of hazardous and other waste and mandate them to set up an industrial space ताकि इसका रिसाइकलिंग हो सके, प्रोसेसिंग हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके। The rules also mandate state pollution control board to prepare an annual inventory of waste generated, recycled, recovered, utilized, including co-processed waste, re-exported and waste disposed. Under the rules, following item have been prohibited. Prohibited मना कर दिया गया इंपोर्ट करने के लिए। कौन सी? एक तो वेस्ट इडाइबल फैट्स एंड ऑयल एनिमल्स, इसको वेजिटेबल ओरिजिन कर सकते हैं आप। दूसरा है हाउस होल्ड वेस्ट, टायर्स फॉर डायरेक्ट रीयूज पर्पस, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग पैट बोटल्स, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज स्क्रैपर, अदर केमिकल वेस्ट स्पेशली इन सॉल्वेंट। अर्लियर याद रखिए, अब पहले क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट्स को बैन किया गया था इंपोर्ट, ठीक है, अंडर दिस रूल्स। बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर्स ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के समय वेंटिलेटर की कमी हो गई तो गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। अब कहा कि सेकेंड हैंड हम लोग इस्तेमाल तो कर सकते हैं यार, हमारा देश तो अपनी भुखमरी और गरीबी का शिकार है, तो दूसरा देश जो सेकेंड हैंड अगर हम लोग को कुछ मेडिकल इक्विपमेंट देना चाहता है तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सेकेंड हैंड उपयोगी करता है, इसका मतलब हम लोग कितने गिरे हुए, कितने गरीब राष्ट्र की पहचान में आते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं वी आर सो प्राउड ऑफ, दैट्स ड्रामेटिक।